मेरा पति रोज मेरी छोटी बहन की पसंद की मिठाई लाता और कहता कि मैं तुम्हारी बहन को अपनी बहन समझता हूँ, इसीलिए उसके लिए मिठाई लाता हूँ। उसे मिठाई देने के लिए वो कहता कि उसे घर बुला लो। मैं भी बेफिक्र होकर उसे अपने घर बुला लेती, क्योंकि वो बहुत काली और बदसूरत थी। मेरा पति मुझ जैसी खूबसूरत पत्नी को छोड़कर भला उसकी तरफ क्यों देखेगा। एक दिन मैंने बहन को घर बुलाया और खुद बाथरूम में चली गई, लेकिन फिर फौरन ही जब साबुन लेने बाहर निकली और जो बाहर का नज़ारा देखा तो मेरी जान निकल गई। मेरी बहन फर्श पर। जब मैंने राकेश को पहली बार नीलम के लिए मिठाई लाते देखा तो दिल खुशी से भर गया। उस दिन नीलम ने कुछ खास नहीं किया था, बस घर के कोने में बैठी अपनी किताब पढ़ रही थी। राकेश ने आते ही मुझे आवाज़ दी, देखो, आज नीलम के लिए उसकी पसंद के गुलाब जामुन लाया हूँ। नीलम ने चौंक कर राकेश की तरफ देखा, फिर नजरें झुका ली। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह खामोशी थी और सुकून। मैं मुस्कुराकर प्यालियों में चाय डालने लगी। दिल में फक्र का एक अनोखा एहसास था। मेरी बहन जो बचपन से रंग के ताने सुनती आई थी, अब एक ऐसे इंसान के हाथों से इज्जत पा रही थी जो उसे अपनी बहन कहता था। राकेश का व्यवहार मुझे हमेशा सुकून से भरा लगता था। जब भी नीलम को कोई तकलीफ होती तो वो उसके सर पर हाथ रखकर कहता, कभी लगे कि तुम्हें कोई कम समझ रहा है तो याद रखना कि तुम मेरी इज्जत हो। नीलम कम बोलती थी, शायद इसीलिए ज्यादा महसूस करती थी। उसकी आंखें अक्सर मुझे छुपाकर किसी और ही सन्नाटे में देखती थीं, जैसे उसके अंदर कोई और अधूरा सवाल हो। एक दिन दोपहर को मैंने उसे आंगन में बैठे देखा। राकेश भी पास में ही था। अखबार पढ़ते पढ़ते उसने एक बात कही, नीलम, तुम्हारा सलीका कमाल का है। तुम जैसी हो बहनें तो जिंदगी सुकून से गुजरे। नीलम ने बस सर हिलाया, पर उसके होठों पर एक अजीब मुस्कुराहट थी जो मेरे दिल को ठंडक दे गई। शाम को जब मैंने राकेश से पूछा, तुम नीलम को इतना खास क्यों समझते हो, उसने कहा, क्योंकि वो सबसे अलग है। अपनी बातों में, अपनी खामोशी में, अपनी सच्चाई में। वो मुझे अपनी छोटी बहन की याद दिलाती है जो अब नहीं रही। मैं वो बात दिल से लगा ली। नीलम वाकई किसी की याद हो सकती थी। वो एक परफेक्ट पर्सनैलिटी थी, बस दुनिया ने उसके रंग को एक पर्दा बना दिया था। मैंने कई बार उसे आईने में खुद को देखते पाया, फिर नजरें चुरा लेती। एक बार मैंने कहा, नीलम, तुम बहुत खूबसूरत हो। उसने हंसकर कहा, ये खूबसूरती कभी किसी की पसंद नहीं बनी, ना स्कूल में, ना मोहल्ले में, ना ही कभी सपने में। एक बार वो बीमार पड़ गई। बुखार था, कमजोरी थी। राकेश ने ऑफिस से छुट्टी ले ली, खुद से डॉक्टर के पास लेकर गया। वापस आकर उसने बताया, नीलम का ख्याल रखना जरूरी है, वो अपनी हेल्थ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। मैंने इस बात पर सर हिलाया। अंदर ही अंदर ये सब मेरे दिल को और भी ज्यादा नरम बना रहा था। मैं सोचती थी कि शायद मेरी प्रार्थनाएं रंग ला चुकी हैं। एक ऐसा पति जो मेरी बहन को अपनी बहन से भी बढ़कर चाहता है। नीलम का बर्थडे था तो मैंने सोचा कि सादगी से मना लेंगे, लेकिन राकेश ने छोटा सा सरप्राइज प्लान किया। घर के आंगन में कुछ दोस्तों को बुलाया, छोटा सा केक और नीलम के लिए किताब, काली लड़कियों की खामोश कहानी, उसे ट्रॉफी की तरह दी। नीलम की आंखें नम हो गईं, मगर उसने कुछ नहीं कहा, बस केक काटते हुए एक लंबी नजर राकेश पर जा रुकी, फिर जल्दी से हटा ली। मैंने वो नजर देखी पर कुछ नहीं सोचा। मेरे दिल में शक की कोई जगह ही नहीं थी। आखिर नीलम मेरी बहन थी, सौतेली ही सही, और राकेश, वो तो मेरा सब कुछ था। बचपन में सौतेली माँ के पहले पति से हुई ये बेटी भी माँ की तरह ही मेरी जिम्मेदारी थी। इस दौरान कई और बातें भी हुई जिन पर उस वक्त ध्यान नहीं दिया। एक दिन नीलम ने कहा, दीदी, आप बहुत लकी हैं, राकेश जैसा पति हर लड़की को नहीं मिलता। मैंने हंसकर कहा, और तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हें ऐसे जीजाजी मिले हैं। नीलम ने हल्की सी हाँ कही और कमरे से बाहर चली गई। कभी कभी राकेश रात को देर से आता तो नीलम दरवाजा खोल देती। मैं किचन में होती, आवाज सुनती, मगर ये सब नॉर्मल लगता था। एक दिन राकेश ने आकर कहा, नीलम को अकेला मत छोड़ा करो, उसे अकेलापन पसंद नहीं। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। वो कुछ कहती नहीं है, मगर महसूस जरूर होता है। मैंने ये सब उसकी आदत समझा। कोई और होती तो शायद सोचती, सवाल करती, पर मैंने कभी राकेश पर शक नहीं किया। वो इंसान जो मेरी बहन के लिए दुनिया से लड़ने का जज्बा रखता था, उस पर शक ऐसा मैं कभी नहीं कर सकती थी। मेरे लिए नीलम एक दुखती रग थी और राकेश उसका मरहम। ये रिश्ता जो इन दोनों के बीच में पनप रहा था, मुझे एक खुशफहमी में रखे हुए था।
नीलम ने जब 10वीं के बाद आगे पढ़ने की इच्छा जाहिर की तो मुझे खुशी हुई। मैं जानती थी कि वह हमेशा किताबों से जुड़ी रही, लेकिन कभी भी अपनी इच्छा को साफ तौर पर जाहिर नहीं किया था। मैंने राकेश से बात की। उसने तुरंत कहा, नीलम जैसी लड़कियों को आगे पढ़ने का मौका जरूर मिलना चाहिए। हम दोनों ने शहर के सबसे अच्छे कॉलेज का रुख किया और वहां उसका एडमिशन हो गया। पहला दिन आया तो मैंने कहा, मैं नीलम को खुद ले जाती हूँ, मगर राकेश ने मना कर दिया। तुम रोज के काम में उलझ जाती हो, मैं लेकर जाऊंगा। सुबह जल्दी निकल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने मान लिया। मुझे कभी उस पर शक करने की कोई वजह नहीं मिली थी। कॉलेज के गेट पर जब राकेश ने नीलम को अंदर भेजा तो उसकी नजर आसपास के माहौल का जायजा ले रही थी। नीलम ने खुद को साधारण कपड़ों में छुपाया हुआ था, जैसे अपने वजूद से नजर चुरा रही हो। मैं खिड़की से ये सब देख रही थी। राकेश ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पहला दिन है, घबराना मत। नीलम ने हल्के से सिर हिलाया और गेट के अंदर चली गई। शाम को मैंने नीलम से पूछा, पहला दिन कैसा था? उसने साधारण सा जवाब दिया, ठीक था। मैंने हंसकर कहा, बस ठीक? वो बोली, कॉलेज बड़ा है, लड़कियां अलग दुनिया की लगती हैं। राकेश ने भी बाद में हंसकर कहा, शुरू में सबको ऐसा ही लगता है, वक्त के साथ आदत हो जाएगी। अगले दिन फिर वही रूटीन, नीलम को लेकर जाना, मैं घर के कामों में लग जाती। कुछ दिन ऐसे ही गुजरे। फिर एक दिन एक कॉल आई, एक अनजान नंबर से। लड़की की आवाज थी, संजीदा और सपाट। क्या आपको पता है, आपकी बहन रोज एक आदमी के साथ आती है? मैं सुनकर हंस दी। दिल ही दिल में सोचा, बेवकूफ लड़कियां शक करना सीख गई हैं। मैंने फोन बंद कर दिया और राकेश को बताया भी नहीं। उस वाक्य के बाद मैंने नोट किया कि नीलम अब कॉलेज से वापसी पर ज्यादा देर तक अपने कमरे में रहने लगी थी। पहले वो आते ही मुझसे बातें करती, अब बस मुस्कुराती और दरवाजा बंद कर लेती। मैंने एक दिन पूछा, नीलम सब ठीक तो है ना? उसने कहा, बस थकान हो जाती है। राकेश ने भी कहा, रोजाना लंबा सफर है, थक जाती होगी। कुछ दिनों के बाद मैंने राकेश के बैग में एक डायरी देखी। अच्छा इत्तेफाक था कि वो खुल गई तो अंदर कुछ तस्वीरें बनी हुई थी, एक लड़की के लंबे घने बाल और एक लॉकेट। मैं चौंक गई और सोचा, राकेश ड्राइंग करता है? मैंने पूछा, ये तुमने बनाया है? उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ, बस यूं ही वक्त गुजारने के लिए। उसी दिन मैंने नीलम को आईने के सामने देखा। बालों में नई क्लिप लगी थी और चेहरे पर हल्की सी चमक थी। मैंने हंसकर पूछा, ये क्लिप कहाँ से लाई हो? उसने कहा, एक सीनियर लड़की ने गिफ्ट में दी है। मैंने दिल में सोचा, शायद अब वो दोस्त बना रही है। मगर अगले दिन मैंने वही क्लिप राकेश की गाड़ी में देखी, सीट के नीचे गिरी हुई। मैंने फिर भी खुद को समझाया, कई चीजें इत्तेफाक से भी हो सकती हैं। पर फिर छोटी छोटी बातें जुड़ने लगीं। एक दिन मैंने नीलम के बैग में एक लेटर पाया, बिना नाम का। बस इतना लिखा था, तुम्हारी जो खामोशी है वो मुझे जकड़ लेती है। मैंने सोचा ये किसी पहचान वाले ने लिखा होगा, मगर नीलम से पूछा, ये लेटर किसने दिया? उसने परेशान होकर कहा, पता नहीं, मेरी किताब में रखा हुआ मिला। मैंने बात छोड़ दी, पर मेरे मन में बीज बो चुका था। कुछ दिन बाद नीलम के कॉलेज में एक फंक्शन था। मैंने जाने की इच्छा जाहिर की, पर राकेश ने कहा, मुझे पता है कि तुम्हें भीड़ भाड़ पसंद नहीं है, मैं साथ में चला जाऊंगा। नीलम खामोश रही। मैंने बस सिर हिला दिया। जब वो दोनों वापस आए, नीलम के चेहरे पर हल्की सी चमक थी। उसने मुझे बताया, फंक्शन अच्छा था लेकिन म्यूजिक बहुत तेज था। राकेश बोला, नीलम ने वहां एक कविता भी सुनाई, सबने खूब तारीफ की। मैंने पूछा, तुमने कभी बताया ही नहीं कि तुम कविताएं भी लिखती हो? नीलम ने नजरें चुराई, बस यूं ही कभी कभार। इस समय वो पहली फोन कॉल बार बार मेरे मन में घूमती रही और अब मुझे हंसी नहीं आती थी, बस खामोशी छा गई थी। नीलम की बदलती हुई आदतें मेरे सामने आने लगी थीं। जो कभी आईने से नजरें चुराकर गुजरती थी, अब रोज शाम के वक्त खामोशी से ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हो जाती। मैं कभी कभी दरवाजे से झांकती तो देखती कि वो लिपस्टिक लगा रही होती, हल्की सी। कई बार वो कोई छोटा सा लॉकेट पहन लेती जो उसकी गर्दन पर चमकता रहता। बालों में खुशबू और चेहरे पर वो परछाई जो पहले कभी नहीं देखी थी। मैंने एक दिन हैरत से पूछा, इतना तैयार होने की क्या जरूरत है, कहीं जा रही हो? वो हंसती। उसकी हंसी में वो मासूमियत नहीं थी जो पहले होती थी। उसने कहा, अपने लिए तैयार होना सीख रही हूँ। और उसे देखकर मैंने उसकी आंखों में एक चमक देखी, ऐसी चमक जो रोशनी नहीं, खौफनाक लग रही थी। मैं चुपचाप किचन में आ गई। राकेश तब घर पर नहीं था। रात को जब वो आया
नीलम ने उसे पानी दिया और हल्की सी खुशबू कमरे में फैल गई। राकेश ने एक पल के लिए उसे देखा, फिर टीवी का रिमोट उठा लिया, लेकिन मेरी नजरें उस लम्हे को नोट कर चुकी थीं। अगले दिन मैंने नीलम को किचन में देखा, कोई नई डिश बनाने की कोशिश में लगी थी। मैंने कहा, ये सब कब सीखा? वो बोली, यूट्यूब से। राकेश जीजा जी को नई चीजें पसंद है ना? मैंने चौंक कर उसे देखा। तुम्हें कैसे पता? वो बोली, उन्होंने एक दिन जिक्र किया था कि चाइनीज खाना पसंद है, तो मैंने सोचा ट्राई करूं। मैंने बर्तन धोते हुए कहा, कॉलेज पर ध्यान दो, खाना पकाना हमारा काम है। वो खामोश हो गई, फिर नरमी से बोली, मैं तो सिर्फ सीख रही हूँ, कुछ गलत तो नहीं किया। एक और दिन शाम को मैंने देखा कि वो अपने कमरे में कुछ कपड़े चुन रही थी। मैं अंदर गई। एक सूट उसके हाथ में था, वही रंग जो राकेश को पसंद था, नीला। मैंने कहा, ये कब लिया? नीलम बोली, कॉलेज में कल फूड डे है, सब कुछ अच्छा पहनकर जा रहे हैं। मैंने कुछ भी नहीं कहा, बस सिर हिला दिया। अब जब राकेश घर आता, नीलम उसके सामने ज्यादा सुकून से रहती। पहले वो नजरें झुकाती थी, अब वो बात करती, हंसती, कभी किसी बात पर अपनी राय देती, जैसे वो एक दीवार थी जो अब हटने लगी थी। एक दिन मैंने देखा वो राकेश की फेवरेट किताब पढ़ रही थी। मैंने पूछा, ये कब से पढ़ने लगी? वो बोली, जीजा जी ने कहा था कि ये किताब जिंदगी बदल देती है, तो मैंने सोचा पढ़ूं। मैंने तंजिया लहजे में कहा, तुम्हारी जिंदगी तो वैसे ही बहुत बदली जा रही है। वो चुप हो गई। उसी रात मैंने उसके कमरे में एक नया परफ्यूम देखा। मैंने पूछा, ये कहाँ से आया? उसने जवाब दिया, दोस्त ने गिफ्ट में दिया है। मैं कुछ कहना चाहती थी, मगर फिर रुक गई। फिर एक दिन ऐसा आया जब मैंने घर में राकेश की चीजें नीलम के कमरे में देखी। एक बॉल पेन, एक नेवी ब्लू रुमाल जो वो हमेशा ऑफिस में रखता था। मैंने पूछा, ये कहाँ से आया? नीलम बोली, शायद गलती से रख लिया होगा। मैं खामोश हो गई। इस हफ्ते नीलम ने खुद को पूरी तरह से बदलना शुरू कर दिया था। उसने अपनी नजरें चुराना बंद कर दिया था। उसकी आवाज में अब नरमी का एहसास ज्यादा था। मैंने उससे पूछा, तुम कुछ छुपा रही हो? उसने कहा, नहीं दीदी, बस खुद को समझ रही हूँ। एक दिन राकेश घर आया, बहुत थका हुआ था। नीलम तुरंत चाय बनाने किचन में गई। मैंने कहा, मैं बना देती हूँ। वो बोली, नहीं, मुझे बनाना अच्छा लगता है। उसके लहजे में शर्माना नहीं, एक अधिकार था। शाम को जब हम तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठे, नीलम ने खुद राकेश की प्लेट में खाना परोसा। मैंने पहली बार राकेश के चेहरे पर वो खामोशी देखी जो किसी अंदरूनी एहसास को छुपाने की कोशिश में थी। मुझे लगा जैसे मैं किसी ऐसे खेल का हिस्सा बन चुकी हूँ जिसके नियम मेरे सिवा सबको पता है। रात गए मैंने नीलम के कमरे की लाइट ऑन देखी। अच्छा, दरवाजा धीरे से खोला तो वो आईने के सामने खड़ी थी। वही लिपस्टिक, वही लॉकेट, वही चमक। और उस चमक में मैंने एक ऐसी रोशनी देखी जो रोशनी नहीं थी, आग थी। मैंने दरवाजा बंद कर दिया और धीरे से वापस आ गई। बिस्तर पर लेटी तो नींद आंखों से कोसों दूर थी। कुछ दिनों से राकेश देर से सोता था। बिस्तर पर आकर लेट तो जाता, मगर मोबाइल उसके हाथ में रहता। कभी कभी कहता, काम का लोड है, कल प्रेजेंटेशन है। मैं भी चुप रहती। मेरी आदत बन चुकी थी सवाल ना करना। मगर उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी नींद छीन ली। राकेश बाथरूम गया तो उसका मोबाइल बेड पर रह गया। स्क्रीन रोशन हुई और एक नोटिफिकेशन दिखाई दिया, नीलम का। थैंक यू, आपकी बातों से नींद आ गई। वक्त 2:14 रात का। मेरे हाथ वहीं पर, मेरी नजर स्क्रीन पर जम गई। मैसेज बस छोटा सा था, लेकिन उसमें सब कुछ लिखा था। मैंने मोबाइल नहीं छेड़ा, बस स्क्रीन बंद कर दी। राकेश वापस आया, मोबाइल उठाया, एक नजर मुझ पर डाली और साइड टेबल पर रख दिया। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर कुछ ऐसा टूटा था जो आवाज नहीं करता था, मगर सांस लेना मुश्किल बना देता था। सुबह वो ऑफिस चला गया। मैं अकेली बैठी किचन में बर्तन धोती रही। नीलम कमरे से निकली, चाय बनाने लगी। मैंने देखा उसकी आंखों में नींद नहीं थी, मगर चेहरा खुशहाल था, जैसे रात को किसी ने उसके सारे उलझे हुए सवालों को सुलझा दिया हो। मैंने धीरे से पूछा, रात को देर तक जाग रही थी? उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा, फिर नजरें चुरा ली। हाँ, पढ़ाई कर रही थी, नींद नहीं आ रही थी। मेरा दिल चाहा कि उस लम्हे उसे सब कुछ पूछ लूं, लेकिन मैं चुप रही। खामोशी मेरे अंदर की बगावत को रोकने का एकमात्र हथियार बन चुकी थी। दोपहर को राकेश ने कॉल की, आज ऑफिस में देर हो जाएगी, क्लाइंट्स आ रहे हैं। मैंने कहा, ठीक है, खाना गर्म कर दूंगी। उसने फोन बंद कर दिया। मैं किचन की खिड़की से बाहर देखती रही। आसमान पर बादल थे और अंदर मेरे दिल में तूफान। शाम को नीलम ने कहा, दीदी आप थक गई होंगी, मैं खाना बना लेती हूँ।
मैंने सिर हिलाया। ठीक है, आज तुम बना लो। वो किचन में चली गई और मैं सोफे पर बैठकर उसकी आवाज़ें सुनती रही। बर्तनों की खनक, चाकू के चलने की आवाज़, मसाले की खुशबू और किसी अनकहे रिश्ते की आहट की। रात को खाने के दौरान राकेश ने कहा, नीलम तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है। वो मुस्कुरा दी। थैंक यू। आपकी पसंद की सब्जियां थी ना, इसीलिए सोचा खुशबू भी वैसी ही हो जैसी आपको पसंद है। मैंने चम्मच हाथ में पकड़े पकड़े राकेश की तरफ देखा। उसने सिर्फ एक लम्हे के लिए मेरी नज़र का सामना किया, फिर प्लेट की तरफ ध्यान देने लगा। अगले दिन राकेश का मोबाइल ड्राइंग रूम में रह गया। वो नहाने गया और मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैंने सिर्फ एक बार स्क्रीन पर उंगली फेरी। मैसेज खोले। नीलम के नाम पर कई बातें थीं, ज्यादातर आम, लेकिन कुछ बातें मुझे अंदर से हिला गईं। कभी कभी लगता है तुम्हें पहले जान लेती तो मेरी जिंदगी कुछ और होती। तुम समझती हो, और यही सबसे कीमती बात है। मैंने मोबाइल बंद कर दिया। कोई तस्वीर नहीं थी, कोई भावनाओं का इजहार नहीं, लेकिन होंठ सब कुछ कह रहे थे। मैंने खुद से झूठ बोला। शायद वो सिर्फ उसे सहारा दे रहा है, जैसे एक भाई देता है, लेकिन दिल जानता था ये सच नहीं था। मैंने अपने रोजमर्रा के रूटीन को बदला। नीलम को ज्यादा करीब नहीं आने दिया। उनके बनाए खाने को बहाने से टालने लगी। राकेश अगर कोई तारीफ करता तो मैं चुप रह जाती, लेकिन वो सब नोट कर रहा था। एक दिन मैंने नीलम से कहा, तुम्हारा कॉलेज कब खत्म होता है? उसने जवाब दिया, 2 महीने बाकी हैं, फिर फाइनल एग्जाम्स होंगे। मैंने कहा, फिर कुछ और करने का सोचा है? वो बोली, शायद टीचिंग या फिर कोई कोर्स। मैंने बात खत्म कर दी। दिल चाहा कि कहूँ राकेश तुम्हारा कोर्स नहीं है, पर जुबान बंद रही। हफ्ते के आखिर में राकेश ने कहा, चलो बाहर खाना खाने चलते हैं, तुम्हारी पसंद का रेस्टोरेंट है। नीलम भी साथ चलने को तैयार हो गई। मैंने मना नहीं किया, बस खामोशी से तैयारी की। रेस्टोरेंट में वो दोनों बातें करते रहे। मैं सुनने वाली बनी रही। नीलम ने राकेश से एक सवाल किया, आपको बचपन में क्या बनने का शौक था? राकेश ने कहा, पायलट, लेकिन किस्मत ने जमीन से जोड़ दिया। मैंने वो बात सुनी और महसूस किया वो अपने सपने उससे शेयर कर रहा है, जो सपने कभी मुझसे शेयर नहीं किए गए। रात को मैंने राकेश से पूछा, तुम्हें नीलम से बातें करना अच्छा लगता है? वो बोला, हाँ। वो सुनती है और जवाब भी देती है। तुम तो अक्सर खामोश हो जाती हो। मैंने कहा, खामोशी हमेशा कमजोरी नहीं होती। वो कुछ नहीं बोला। मैं जान चुकी थी कि खामोशी से सबको सुनाई देता है, और झूठ वो होता है जो हम खुद से बोलते हैं बार बार, ताकि सच की चीखें दब जाएं। वो सुबह आम सी लग रही थी। नाश्ते की मेज पर मैं खामोश बैठी थी। अखबार मेरे हाथ में था, लेकिन शब्दों की कोई अहमियत बाकी नहीं रही थी। राकेश मोबाइल पर ऑफिस की मीटिंग के नोट्स पढ़ रहा था। मैं और नीलम किचन में चाय बनाने में व्यस्त हो गए थे। मैं सब कुछ देख रही थी, सुन भी रही थी, लेकिन अब महसूस होना कम हो गया था। नीलम ने कप में चाय डाली, साइड टेबल पर रखी चीनी की शीशी से चीनी ली और चुपचाप प्याली राकेश के सामने रख दी। राकेश ने मोबाइल नीचे रखा, चाय को धीरे से उठाया। उसकी नजरें नीलम पर टिक गईं। नीलम ने नजरें झुका ली, मगर उस लम्हे की खामोशी मेरे दिमाग पर हथौड़े की तरह पड़ी। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे शब्द की जरूरत ही ना रही हो। मैंने खाली प्लेट में चम्मच रखा और दिल में एक चीख दबी, चाय ठंडी हो रही है। मैंने जबरदस्ती आवाज में कहा। राकेश ने चौंक कर मेरी तरफ देखा, फिर कप उठाकर एक घूंट पिया। अच्छी है, उसने कहा। नीलम वापस किचन में चली गई। मैंने कप की तरफ देखा। चाय की खुशबू साधारण थी, लेकिन उस लम्हे का जायका मेरे गले में अटक गया था। शाम को मेहमान आने वाले थे। मैंने नीलम से कहा, किचन में थोड़ा हाथ बटा देना, दोपहर से सिर दर्द कर रहा है। उसने तुरंत चूल्हा संभाल लिया, सब्जी काटने लगी। काम के दौरान राकेश आया और नीलम से पूछा, पिछले हफ्ते की फिल्म देखी तुमने? उसने हंसकर कहा, नहीं, दीदी ने टीवी पर चैनल ही बदल दिया था, मैं पूरी नहीं देख सकी। राकेश ने मेरी तरफ देखा, कभी उसकी पसंद का भी कुछ लगा दिया करो। मैंने नजरें चुरा ली। अब राकेश मुझे नसीहतें देने लगा था। रात गए, सब सोने चले गए। मैं उठकर पानी पीने किचन में आई तो देखा नीलम किचन साफ कर रही थी। मैंने पूछा, इतनी रात गए? वो बोली, आप थक गई थी, मैंने सोचा आप आराम करिए, बस मैं कर लेती हूँ। मैं उसके पास खड़ी रही, फिर धीरे से बोली, तुम्हें लगता है तुम सब कुछ संभाल सकती हो? वो चौंक गई, मेरी तरफ देखा। क्या मतलब? मैंने कहा, राकेश के लिए चाय, खाना, फिल्म सब तुम्हें ही याद रहता है। उसने कुछ देर खामोशी ओढ़ी, फिर बोली, मैं बस मदद कर रही हूँ। पहले उस रात कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरी रात रो रो कर गुजर गई।
एक दिन मैंने नीलम को राकेश के साथ बैठे देखा। वो उसे किताब दिखा रही थी। मैं दूर से सुन रही थी। ये वाला पेज देखिए, ये जो लिखा है ना, वो मुझे आपकी बातों जैसा लगता है। राकेश हल्का सा मुस्कुराया और किताब खोलकर देखने लगा। मैं अंदर आई तो वे दोनों खामोश हो गए। मैंने एक पल को उनकी नजरें महसूस की, जैसे वो मुझसे कुछ छुपा रहे हों। राकेश ने बात का रुख बदल दिया। आज खाने में क्या है? मैंने जवाब दिया, जिसका स्वाद तुम्हें अब याद नहीं रहता। वो चुप हो गया और नीलम चेहरा झुकाकर किचन में चली गई। कुछ दिन के बाद सुबह नीलम ने फिर चाय बनाई। मैंने कप उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसने राकेश के सामने रख दिया। मेरे हाथ हवा में रह गए। राकेश ने बस एक लम्हे को मेरी तरफ देखा, जैसे कुछ कहना चाहता हो, मगर वो लम्हा गुजर गया। मैंने उस दिन चाय नहीं पी। वो लम्हा मेरी जुबान से नहीं, मेरे दिल से निकल चुका था। खामोश चाय मेरे सब्र की आखिरी कड़ी थी। मैंने बहुत दिनों से किसी से दिल की बात नहीं की थी। अंदर ही अंदर सब सहती जा रही थी, जैसे खामोशी मेरे वजूद का हिस्सा बन गई हो। लेकिन उस दिन जब सोनिया मिली, उसकी आंखों में एक अलग ही सवाल था। हम कॉफी शॉप पर बैठे थे, पर मेरी नजरें बार बार मोबाइल पर जा रही थीं। राकेश ने निकलते वक्त कहा था, नीलम को कॉलेज से लेते हुए कुछ मिठाई लेते आऊंगा। उसकी तबीयत आज कुछ बोझिल सी थी। सोनिया ने कॉफी का घूंट लिया, फिर बोली, तुम्हारा पति रोज मिठाई लेकर आता है ना? तुम्हारी बहन के लिए? मैंने सर हिलाया। हाँ, वो कहता है नीलम को मीठा पसंद है। सोनिया ने आईब्रो चढ़ाई। बस इसीलिए? या फिर तुम्हें पता ही नहीं कि वो अब क्या पसंद करता है? मैं हंस पड़ी। सोनिया, वो नीलम है, मेरी काली शर्मीली साधारण बहन। उसे कोई वैसे नहीं देखता जैसे हम देखते हैं। सोनिया ने चम्मच रखी और धीरे से कहा, कभी आईने से बाहर भी देखा है? मेरे दिल में कुछ उलझा, जैसे जमीन नीचे से खिसकने लगी हो। मैंने जल्दी से बात बदली। नीलम अब थोड़ी खुल गई है। तुम्हें याद है पहले कितना चुप रहती थी? सोनिया ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, कभी कभी जो चुप रहते हैं वही सबसे ज्यादा बोलना चाहते हैं। सिर्फ सुने जाने की देर होती है। मैंने कॉफी का कप हाथ में लिया, लेकिन होठों तक नहीं ले जा सकी। अंदर कोई बात गर्दिश कर रही थी, एक सवाल जो मैं खुद से भी पूछने से डरती थी। घर वापस आई तो राकेश और नीलम आंगन में बैठे थे। राकेश कुछ समझा रहा था, शायद उसके नोट्स का कोई हिस्सा, और नीलम खामोशी से सुन रही थी। मैंने कप धीरे से रखा, लेकिन दोनों ने मुझे आते देखा और बात रोक दी। राकेश ने कहा, नीलम का वाइवा होने वाला है, मैं कुछ तैयारी करवा रहा था। नीलम ने नजरें झुका ली। मैंने कहा ठीक है, और अंदर चली गई। कमरे में आकर मैंने आईना देखा। मेरे चेहरे पर वो सुकून नहीं रहा था जो कभी हुआ करता था। एक औरत अपने चेहरे पर थकान, धोखा, झूठ सब पढ़ सकती है, अगर वो खुद को पढ़ने की हिम्मत रखे। अगले दिन नीलम किचन में थी। मैंने उससे कहा, आज तुम्हारा पेपर था? नीलम ने कहा, हाँ। ठीक हो गया? मैंने पूछा, राकेश लेकर गया था? वो रुकी, फिर धीरे से बोली, हाँ, उनका ऑफिस भी उसी तरफ था तो साथ चले गए। मैंने कुछ नहीं कहा। उसी दिन शाम को मैंने जानबूझकर नीलम के कमरे का रुख किया। दरवाजा खुला था। वो टेबल पर बैठी कोई कार्ड बना रही थी। मैंने कहा, ये क्या है? वो चौंक गई। बोली, बस ऐसे ही बोर हो रही थी तो सोचा कुछ क्रिएटिविटी कर लूं। मैं करीब गई और देखा कार्ड पर लिखा था, कभी कभी किसी की मौजूदगी किसी कीमती चीज से ज्यादा कीमती होती है। मैं खामोशी से पलट गई। उसी रात राकेश ने कहा, नीलम की तबीयत कुछ दिनों से डाउन है, उसे बाहर ले जाना चाहिए, कुछ फ्रेश हवा मिलेगी। मैंने सिर हिलाया। ले जाओ, तुम्हारी समझदारी पर अब मुझे शक नहीं रहा। राकेश ने चौंक कर मेरी तरफ देखा, लेकिन कुछ बोला नहीं। नीलम दरवाजे के पास खड़ी सुन रही थी। मैंने देखा उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। शायद वो अब जान चुकी थी कि मैं सब जान गई हूँ। अगली सुबह मैंने सोनिया को कॉल किया। तू कल फ्री है? वो बोली, हाँ, सब ठीक। मैंने कहा, आईने से बाहर देखने का वक्त आ गया है। सोनिया हंसी। क्या नजर आया? मैं खामोश रही। फिर कहा, सब कुछ, जो अब तक नजरअंदाज करती रही थी। मैंने इस बार चाय खुद बनाई। जब राकेश ने पूछा, नीलम कहाँ है, तो मैंने जवाब दिया, जहाँ तुम रोज मिठाई लेकर जाते हो वहीं होगी। वो खामोश हो गया और मुझे लगने लगा कि सच के करीब होना सबसे तकलीफदेह बात होती है। कई दिनों से मैं हर लम्हा कुछ न कुछ देख रही थी, एक खामोश सिलसिला जो अब नजरों से नहीं, दिल को जख्मी करने लगा था। मैंने हर छोटी बात को नजरअंदाज किया, हर बड़े लम्हे को इत्तेफाक समझा, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अंदर जम जाती हैं, जैसे कोई दाग जो न छूटता है न छुड़ाता है। वो शाम बारिश हो रही थी।
मैंने आंगन से कपड़े समेटे और कमरे की तरफ बढ़ गई। नीलम बैठी किताब पढ़ रही थी। कमरे में अंधेरा था। खिड़की के पास रखी मोमबत्ती की लौ टिमटिमा रही थी। मैं अंदर गई, एक पल को रुकी, फिर धीरे से पूछा, एक बात पूछूं? नीलम ने नजर किताब से हटाई। जी दीदी, मैंने सांस भरकर कहा। राकेश तुमसे इतना क्यों बात करता है? नीलम के हाथ से किताब फिसलते फिसलते रह गई। उसने पलकें झुकाई और धीरे से कहा, क्योंकि आप सुनती नहीं हो। वो सिर्फ सुनता है। उसके शब्द मेरी हड्डियों में सनसनाहट बनकर उतर गए, जैसे किसी ने मेरी हंसती हुई खामोशी को नोचकर बाहर फेंक दिया हो। कमरे में एक पल को खामोशी छा गई। मैं उसके चेहरे की तरफ देखती रही। आंखों में नमी थी, लेकिन शर्मिंदगी नहीं। वो नजरें नहीं चुरा रही थी, जैसे उसने कुछ छुपाने की कोशिश नहीं की थी। मैं पलटकर बाहर आ गई। दिल जैसे सीने में नहीं, पैरों में धड़कने लगा था। अगले दिन राकेश जल्दी घर आ गया। नीलम लॉन्ज में मौजूद थी। उसने कहा, आपको ऑफिस से छुट्टी मिल गई? राकेश हंसा। आज दिल नहीं लग रहा था। सोचा कि तुम लोगों के साथ वक्त गुजार लूं। मैंने बात काट कर कहा, काम का दिल छोड़ना भी अब आसान हो गया है। राकेश ने चौंक कर मेरी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। नीलम ने खामोशी से पानी का गिलास लाकर टेबल पर रख दिया। राकेश ने गिलास उठाया और एक लम्हे के लिए नीलम की तरफ देखा, फिर धीरे से कहा, थैंक यू। मैंने बोला, अभी नोट किया। अब हर चीज मेरे लिए नई तरह से मायने रखती है। पानी देना, आंख मिलाना, खामोशी में बात करना, सब कुछ जहर लगने लगा है। शाम को मैंने जानबूझकर राकेश के सामने नीलम की तारीफ की। नीलम बहुत समझदार हो गई है। हर काम खुद सीख रही है, हर वक्त हाजिर। राकेश ने सिर हिलाया। हाँ, उसके जैसा ध्यान रखने वाला कम ही होता है। मैंने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा। मेरे ध्यान में कभी कमी थी? राकेश ने झिझक कर कहा, नहीं, तुम भी बहुत ख्याल रखती हो। बस नीलम थोड़ी ज्यादा जागरूक है, बात को जल्दी समझती है। मैं हंसने लगी। हाँ, शायद इसीलिए तो तुम उसे इतना सुनते हो। राकेश ने नजर चुराई। नीलम किचन से निकल रही थी। उसके कदम एक लम्हे को रुके, मगर फिर वो बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। उसी रात मैंने नीलम को उसके कमरे में बुलाया। वो आई, चेहरा उतरा हुआ था, आंखें लाल। मैंने कुर्सी की तरफ इशारा किया, बैठो। नीलम बैठ गई। मैंने दोबारा वही सवाल दोहराया, मगर इस बार लहजे में कठोरता थी। राकेश तुमसे इतनी बातें क्यों करता है? नीलम ने दोबारा पलकें झुकाई, हाथ कांप रहे थे। फिर धीरे से बोली, क्योंकि वो सुनते हैं। मैं बात करती हूँ और वो सुनते हैं। मैंने टेबल पर रखा गिलास जोर से दबाया। और क्या मैं कुछ नहीं सुनती? क्या मैं सिर्फ काम करने वाली हूँ? नीलम ने एक पल को मेरी तरफ देखा, फिर धीरे से कहा, नहीं दीदी, आप सुनती नहीं, सिर्फ जवाब देती हैं। वो खामोशी में भी जवाब देता है। मेरी सांसें उखड़ने लगीं। मैं कुछ बोल ही ना सकी। नीलम खामोशी से उठी, दरवाजे की तरफ बढ़ी और जाते जाते बोली, मैंने कुछ नहीं मांगा, बस जो सुना वही अच्छा लगा। मैं उसे जाते हुए देखती रही। उसकी कमर सीधी थी, चेहरा सुकून से भरा था, लेकिन आंखें भीगी थीं। मैंने वहां की हर चीज को देखा। उसे शर्म नहीं, सिर्फ दुख था। किसी के लिए वो आवाज हो सकती है, पर मेरे लिए वही लम्हा कयामत था। सुबह मैंने नीलम को आवाज दी, किचन में सामान देख लेना, मैं नहा कर आती हूँ। वो कमरे में कुछ लिख रही थी। बिना देखे मेरी तरफ बढ़ी। ठीक है दीदी, आप फिक्र ना करें। मैं बाथरूम में गई, पानी चलाया, तौलिया और शैम्पू उठाया, लेकिन जैसे ही साबुन खत्म हुआ, मैं तौलिया लपेटकर बाहर निकली। दरवाज़ा खुला और फिर जो नज़ारा देखा, मेरी आत्मा जैसे शरीर से निकल गई हो। सामने लॉन्च के पास नीलम बैठी थी। उसकी आंखों में नमी थी, होंठ कांप रहे थे और राकेश उसके सामने झुका हुआ था। राकेश ने झटके से गर्दन मोड़ी, मुझे देखा और फौरन सीधा हो गया। नीलम के हाथ कांप रहे थे। वो घबराकर खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। मेरे कदम दरवाजे पर जड़ हो गए, जैसे जमीन में धंस गए हों। राकेश ने तुरंत कहा, ये कुछ नहीं है। वो गिर गई थी, बस। मैंने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। मेरी समझ जैसे कट चुकी थी। उसकी आवाज आ रही थी, मगर अब उसका कोई मतलब नहीं रह गया था। नीलम ने उठने की कोशिश की, लेकिन उसका दुपट्टा एक तरफ पड़ा था, बाल बिखरे हुए थे और वो नजरें नहीं उठा पा रही थी। मैंने एक कदम पीछे हटाया और दरवाजा बंद कर लिया। कमरे में आकर मैं जमीन पर बैठ गई। पूरा शरीर ठंडे पानी से भीगा था, लेकिन आत्मा जैसे पसीने से भीगी हुई थी। राकेश दरवाजे के बाहर आया। वो बस गिर गई थी। तुम गलत समझ रही हो, मैं कसम खा सकता हूँ। मैंने कुछ नहीं कहा। नीलम की चप्पल की आवाज सुनाई दी, फिर दरवाजा बंद होने की, जैसे वो भी अब कैद हो गई हो।
किसी ऐसे लम्हे में जो कभी मिट नहीं सकता। शाम तक मैं बिस्तर पर लेटी रही, किसी से कुछ पूछा नहीं, ना राकेश से ना नीलम से। घर में मातम जैसा माहौल था, मगर ये खामोशी भी तबाही की आवाज होती है। रात को राकेश मेरे पास आया, बैठा और धीरे से बोला, क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती? मैंने सीधा उसकी आंखों में देखा। वो चुप हो गया। मैंने कहा, झूठ मत बोलो, मुझे अब सच सुनने की आदत हो चुकी है। राकेश ने कहा, मैं कुछ नहीं कहना चाहता, तुम जो चाहे सोच लो। वो हंसी जो दिल के अंदर खून बनकर निकली थी। अगले दिन नीलम मेरे सामने आई, हाथ में ट्रे थी जिसमें 4 बिस्किट थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने कहा, अब भी चाहती हो कि मैं कुछ ना पूछूं? वो रुकी, बस बोली, आपने कुछ खाया नहीं था। मैंने सवाल दोहराया, राकेश के सामने क्यों थी? क्या चल रहा था? नीलम ने नजरें झुका ली, फिर धीरे से बोली, मैंने कुछ नहीं किया। मैं फुपकारते हुए बोली, तो वो झुका हुआ क्यों था? तुम जमीन पर क्यों थी? वो बोली, मैं गिर गई थी बस। मैं चाय की ट्रे ले जा रही थी। मैंने ट्रे एक तरफ रख दी। चुप रहो नीलम, बहुत बोलने लगी हो। वो चुप हो गई, लेकिन उसकी खामोशी में वो बेगुनाही नहीं थी। घर का हर कोना मेरे लिए अब अजनबी हो चुका था। दीवारें जैसे मुखौटे पहन चुकी थीं। मैं वो औरत बन चुकी थी जो अपने ही घर में अजनबी हो गई थी। 2 दिन बाद मैंने नीलम को देखा। वो छत पर फोन पर बात कर रही थी। मेरे आने पर चौंकी नहीं, फोन बंद किया और नीचे आई। मैंने पूछा, किससे बात हो रही थी? वो बोली, ममता से। मैं हंसी, अब तो तुम्हारे बहाने भी बदलने लगे हैं। नीलम चुप हो गई। उसी रात मैंने राकेश के फोन की स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन देखा। नीलम का मैसेज था, तुम ठीक तो हो ना? मैं परेशान हो गई हूँ। मैंने फोन उसके सामने रख दिया। ये भी सिर्फ ख्याल है ना? राकेश ने कहा, हाँ बस ख्याल। मैंने कहा, फिर मुझे बता दो, मोहब्बत कब से ख्याल बनने लगी है? वो चुप रहा और वही खामोशी मेरी आखिरी चीख बन गई। मैंने खुद को बहुत दिनों तक खामोश रखा। वो दरवाजा जो मैंने कभी खुद खोला था, अब मेरे सोचने तक के लिए भी बंद हो चुका था। राकेश और नीलम का हर वजूद, हर आहट मेरे अंदर कुछ नोच रहा था, लेकिन मैं कुछ कहती नहीं थी। मैं संभलती रही, जैसे सब कुछ ठीक हो सकता है। लेकिन कुछ सच ऐसे होते हैं जो जुबान पर आ जाएं तो वापस नहीं जाते, और दिल पर आ जाएं तो खत्म नहीं होते। उसी दिन जब राकेश ऑफिस से आया, मैंने दरवाजे पर ही रोक लिया, बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। वो चौंक गया, मेरी आंखों में देखा, फिर धीरे से सोफे पर बैठ गया। मैं उसके सामने बैठकर बोली, एक सवाल है, सीधा जवाब चाहिए, झूठ बर्दाश्त नहीं होगा। राकेश ने सांस भरी, पूछो। मैं नजरें गड़ाकर बोली, क्यों? वो जैसे लम्हा भर रुका, फिर धीरे से बोला, तुम तो हर चीज में खूबसूरती ढूंढती हो, मैं इंसान ढूंढ रहा था। मेरे हाथ कपकपाने लगे। राकेश ने बात जारी रखी, नीलम में वो दर्द था जो तुम्हें कभी नहीं था। तुम पूरी थी, खुश, साफ, मजबूत। नीलम टूटी हुई थी, बिखरी हुई। मैं उसे जोड़ने लगा और फिर शायद उसमें खुद को देखने लगा। मेरे अंदर जैसे कोई चीज खामोशी में दफन हो गई। मैं कांपते हुए लहजे में बोली, मेरी बहन, मेरी जगह। राकेश ने नजरें झुका ली। मैंने गर्दन मोड़कर दरवाजे की तरफ देखा। नीलम वहां खड़ी थी, सीधी, खामोश। उसकी आंखें मेरी तरफ नहीं, जमीन पर थीं। मैंने पूछा, तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? वो चुप रही। मैं चिल्लाई नहीं, मैं फटी नहीं, बस अंदर से बिखर गई। मैं उसके पास गई, कब से? नीलम ने धीरे से सर झुका लिया। पता नहीं कब हुआ कि वो मेरी बात समझने लगा। मैंने कठोर लहजे में कहा, मैं तुम्हारी बात नहीं समझती थी। वो बोली, आपने कभी वक्त ही नहीं दिया, कभी सुना ही नहीं। मैं एकदम पीछे हट गई, जैसे जमीन खींच रही हो। तुम्हें मेरी जगह चाहिए थी नीलम। वो बोली, नहीं, बस कोई ऐसा जो सुन ले। राकेश ने मेरी तरफ देखा। ये सब गलत हो गया, हम चाहते नहीं थे, बस। मैंने बात काट दी। बस क्या? मोहब्बत हो गई। कमरे में गहरी खामोशी छा गई, जैसे दीवारों पर शब्दों की लाशें लटक गई हों। मैं किचन में गई, एक गिलास पानी पिया, लेकिन वो गले से नीचे नहीं उतरा। वापस आई और दोनों को देखा। राकेश मेरी नज़र बर्दाश्त नहीं कर सका। नीलम की पलकें भीग चुकी थी, लेकिन जुबान पर कोई माफी नहीं थी। मैंने कहा, मैं अब यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकती। राकेश उठकर बोला, सुनो प्लीज, कोई फैसला जल्दी ना करो। मैं मजाक उड़ाते हुए हंसी। तुमने फैसला कब मुझसे पूछकर किया था? फिर नीलम की तरफ देखा। तुम्हें अंदाजा है तुमने क्या किया है? वो चुप रही, जैसे सदियों से गुनाह की सूली पर चढ़ी हो, मगर सजा का डर ना हो। मैंने चप्पल पहनी, दरवाजा खोला और पीछे मुड़े बिना निकल गई। गली के नुक्कड़ पर रुकी, लेकिन वापस नहीं देखा। दिल में सिर्फ एक बात धड़क रही थी, मेरी बहन, मेरी जगह। और मैं सिर्फ एक सवाल बन गई। मैं घर से निकली तो दरवाजे पर कोई नहीं आया।
राकेश चुप रहा। नीलम ने भी नहीं रोका। मैंने कोई सामान नहीं लिया, बस वो जो साथ रखा, जो अब किसी के लिए कुछ भी ना रहा था। वही दरवाजा जहां से मैं विदा होकर आई थी, आज मुझे अर्थी की तरह बाहर निकाल रहा था। जिंदा शरीर मुर्दा रिश्ता। टैक्सी में बैठकर पीछे देखा, वो बालकनी खाली थी। नीलम वहीं थी, मेरे घर में, मेरी जगह पर। पहला दिन मामा के घर गुजरा। उनसे कुछ नहीं कहा, बस यही बताया कि राकेश से झगड़ा हुआ है, कुछ वक्त के लिए आई हूँ। मामा ने कुछ नहीं पूछा और ठीक है कहा। मैं दिन भर सोफे पर बैठी रही, कभी अपने नाखून देखती, कभी खाली दीवार। मामा की बेटी अनामिका पास आई। आपकी तबीयत ठीक है? मैंने सर हिलाया। बस थोड़ा सा दर्द है। अगले दिन मामा काम पर चले गए और मैं अकेली बैठी अपने फोन की स्क्रीन को घूरती रही। राकेश की कोई कॉल नहीं आई, नीलम का कोई मैसेज नहीं आया। ये खामोशी मेरे लिए सबसे बड़ा शोर थी। दोपहर को अनामिका ने बताया कि बुआ के यहाँ पर फंक्शन है, चलेंगी ना? मैंने मना कर दिया। अब कुछ भी देखने की हिम्मत नहीं थी। दिल में सिर्फ एक बात गूंज रही थी, आज वो मेरी जगह है। शाम को फोन बजा, सोनिया थी। तुम कहाँ हो? मामा के घर पर, मैंने कहा। वो चुप हो गई, फिर बोली, मैं जानती हूँ तुमने सबको छोड़ दिया है। मैंने कहा बस, अब और संभाला नहीं जा रहा। सोनिया ने धीरे से सांस ली। राकेश ने कुछ कहा नहीं ना? उसने रोका ना, सफाई दी। सोनिया ने फिर खामोशी के बाद कहा, तो समझ लो वो सब कुछ एक्सेप्ट कर चुका है। उसी रात मैंने आंखें बंद की तो सपने में वही नजारा। दरवाजा खुला, नीलम जमीन पर थी, राकेश झुका हुआ और मैं पत्थर बनी खड़ी। सुबह आंख खुली तो मैंने खुद को आईने में देखा। चेहरा उतरा हुआ, आंखें लाल, बाल बिखरे हुए और दिल बिल्कुल खाली। 3 दिन गुजर गए, ना कोई कॉल, ना कोई बात। चौथे दिन माँ ने प्यार से पूछा, बेटा घर वापस जा रही हो? मैंने धीरे से जवाब दिया, घर अब किसी और का हो चुका है। मामा कुछ न समझे लेकिन चुप हो गए। मैंने फोन निकाला, राकेश का नंबर देखा लेकिन कॉल नहीं की। फिर नीलम का नंबर देखा, उसकी प्रोफाइल तस्वीर अब बदल चुकी थी। एक गार्डन में जिसमें एक काली चिड़िया बैठी थी। मैं हंसी, एक काली चिड़िया जो किसी और की छत पर बसेरा कर चुकी थी। मैंने उसे मैसेज किया, कैसी हो? 2 घंटे तक कोई जवाब नहीं आया। मैंने दूसरा मैसेज किया, तुम जानती हो मैं तुम्हें माँ बाप की निशानी समझती थी। अब की बार भी खामोशी। कुछ दिनों बाद एक पुरानी पड़ोसन का फोन आया, बेटा तुम्हें पता है ना नीलम अब राकेश के साथ हर जगह जाती है? मैंने कहा हाँ जानती हूँ। पड़ोसन ने तभी जुबान खोली, कल वो अस्पताल गई थी, शायद किसी चेकअप के लिए। मैंने फोन बंद कर दिया। अगर वो माँ बनने वाली है तो क्या मैं वही औरत हूँ जिसकी जगह अब कोई और जिंदगी जी रही है? मैं सोफे से उठी, पर्दा हटाया। बाहर बारिश हो रही थी। हर कतरा जैसे मुझसे कह रहा हो सब कुछ लुट गया। अब मैं हर रात एक ही सपना देखती हूँ। दरवाजा खुलता है, नीलम सामने खड़ी होती है, राकेश उसके साथ और मैं वहीं अकेली। इस लम्हे में कैद। दरवाजे खुलते हैं, बंद होते हैं, रिश्ते उतर जाते हैं और जगह भर जाती है, लेकिन कुछ खालीपन उम्र भर साथ रहता है। अदालत की इमारत के अंदर सब कुछ नियम के हिसाब से लग रहा था। एक टेबल, 2 कुर्सियां और दीवार पर टंगी एक घड़ी जो शायद मेरी जिंदगी की आखिरी घड़ियां गिन रही थी। मैं खामोश बैठी थी। वकील ने सारे कागजात मेरे सामने रखे, एक कलम मेरे हाथ में दी। मैंने कलम को देखा जैसे उसके जरिए कोई रिश्ता तोड़ने जा रही हूँ, जो कभी सपना था, कभी हकीकत और अब सिर्फ एक बोझ। राकेश मेरे बाईं तरफ कुर्सी पर बैठा था। उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था, न परेशानी न पछतावा। जज ने पूछा, कोई वजह? मैंने कुछ पल सोचा, लेकिन जुबान पर सिर्फ एक सादा सा जुमला आया, कुछ रिश्ते शब्दों के काबिल नहीं होते। जज ने सिर हिलाया और साधारण शब्दों में कहा, तलाक मंजूर किया जाता है। बस इतना ही, ना कोई बवाल, ना सफाई, ना सवाल। राकेश ने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। वो उठा, अपने कागज पकड़े और जैसे किसी ऑफिस से फाइल लेकर बाहर निकल जाता है वैसे ही निकल गया। मैं वहीं बैठी रही, कुछ देर सोचती रही, क्या यही अंजाम था? शायद हाँ, या शायद मैंने बहुत देर कर दी। बाहर जाकर आसमान देखा, साफ था, लेकिन दिल में बादल थे। मैंने रिक्शे पर बैठकर वापस मामा के घर आई। रास्ते में बार बार मोबाइल की स्क्रीन चेक की, कोई नोटिफिकेशन नहीं था, ना राकेश की तरफ से ना नीलम की तरफ से। बस एक सन्नाटा था जो अब मेरा साया बन चुका था। उसी रात मैंने नीलम को एक आखिरी मैसेज किया, मैं आज़ाद हो चुकी हूँ, तुम्हारे लिए अब कोई रुकावट नहीं रही, खुश रहो। मैसेज डिलीवर हुआ लेकिन रीड नहीं। अगले दिन तक कोई जवाब नहीं आया। चौथे दिन मैंने उसका स्टेटस देखा, नया था, एक खूबसूरत रंग और कैप्शन, नई शुरुआत।
मेरे हाथ से मोबाइल छूटते छूटते बचा तो ये उनके लिए नई शुरुआत थी और मेरे लिए बस एक अंत, बिना आवाज, बिना अधिकार। मैंने सोनिया को बताया तलाक हो गया है। वो बोली मैं आ रही हूँ। 2 घंटे बाद वो मेरे सामने बैठी थी, मेरे हाथों को पकड़कर बोली तुमने बहुत हिम्मत दिखाई है। मैंने कहा हिम्मत नहीं, सिर्फ बर्दाश्त खत्म हो गई थी। उसने धीरे से पूछा अब क्या सोचा है? मैंने जवाब दिया कुछ भी नहीं, अब सोचने के लिए कुछ बचा ही नहीं। अगले दिन मामा ने मुझसे कहा बेटा चाहो तो कहीं नौकरी कर लो, वक्त कट जाएगा। मैंने हाँ कर दी। एक छोटे से स्कूल में पढ़ाने की नौकरी मिल गई। बच्चे मासूम होते हैं, उनके चेहरों पर कोई धोखा नहीं लिखा होता। मैं रोज बच्चों को पढ़ाती, शाम को घर आती और रात को खुद से सवाल करती किसकी गलती थी। एक दिन स्कूल में एक बच्ची ने पूछा मिस अगर किसी का दिल टूट जाए तो क्या वो ठीक हो सकता है? मैं मुस्कुराकर बोली ठीक हो सकता है, लेकिन वो पहले जैसा नहीं रहता। शाम को घर आकर मैंने मोबाइल चेक किया। नीलम का मैसेज अभी भी सीन में था, लेकिन कोई जवाब नहीं। मैंने एक आखिरी संदेश भेजा, काश तुम्हें एक बार बता पाती कि सब कुछ क्यों किया मैंने। शायद तुम माफ ना कर पाती, मगर समझ जरूर लेती। मैसेज फिर इग्नोर कर दिया गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने एक नया फोन नंबर लिया, पुरानी यादें डिलीट कर दी, राकेश की तस्वीरें, मैसेज, वॉइस नोट्स, सब। लेकिन दिमाग से वो नज़ारा नहीं जाता, वो दरवाज़ा, वो दोनों और मेरी खामोशी। अब मैं खुद को नहीं रोकती, बस रात को सपने में दरवाजे खोलती हूँ और हर बार वही नज़ारा देखती हूँ। अदालत में जो जुबान बंद थी वो दिल आज चिल्ला रहा है, मगर कोई सुनता ही नहीं, क्योंकि कुछ रिश्ते सच में शब्दों के काबिल नहीं होते। आज भी जब किसी महफिल में बैठती हूँ, कोई जुमला कहीं न कहीं सुनाई दे ही जाता है। कई लड़कियां तो दिखने लायक भी नहीं होती, कोई मजाक में कह दे या तंज में, मगर मेरे दिल पर छुरी चल जाती है। मेरे अंदर कुछ तड़प उठता है, क्योंकि मुझे तो वही काली लड़की ले डूबी, वही जो मेरी बहन थी, वही जिसे मैं हमेशा अपनी छांव के नीचे छुपाती रही और अंदर ही अंदर बदसूरत समझती रही। मैं अक्सर सोचती हूँ, क्या वाकई मैंने हमेशा उस पर तरस खाया, कभी गर्व नहीं किया, हमेशा यही समझा कि मैं खूबसूरत हूँ, इसीलिए राकेश मेरा है। कभी सोचा भी नहीं था कि राकेश की नज़र उस पर भी जा सकती है, एक काली, खामोश, साधारण लड़की पर। लेकिन उसके पास शायद वो चीज़ थी जो मेरे पास नहीं थी, दिल। और राकेश शायद वही दिल देखने निकला था, जो मैं कभी देख ही ना सकी। आज आईने में खुद को देखती हूँ तो वो चमक जो कभी मेरी ताकत थी, अब नफरत बन गई है। ये आंखें, ये रंगत, ये निखरा चेहरा, सब खाली लगते हैं, क्योंकि ये सब किसी को बांध ना सके, और जो सच था वो मैं कभी जान ना पाई। मैं स्कूल से वापस आती हूँ और अक्सर उन बच्चियों के चेहरों पर रोशनी देखती हूँ जिन्हें लोग बदसूरत कहते हैं, वो रोशनी जो मैं बरसों से आईने में ढूंढती रही। एक बच्ची अक्सर कहती है, सब कहते हैं मैं काली हूँ, पर मेरे पापा कहते हैं कि मैं उनका गुरूर हूँ। मैं हंस देती हूँ, लेकिन अंदर कहीं जलती हूँ। काश किसी ने नीलम से भी यही कहा होता, काश मैंने कभी उसे ये कहा होता। कुछ दिन पहले राकेश और नीलम की तस्वीर किसी सोशल मीडिया पोस्ट में देखी। अस्पताल के बाहर नीलम का हाथ राकेश के हाथ में था और कैप्शन था, जिंदगी को एक और मौका मिल गया। मैंने मोबाइल बंद कर दिया। न तस्वीर ने बताया, न शब्दों ने, कि वो मौका किसके मलबे पर खड़ा हुआ है। मेरी जिंदगी जो एक पन्ने पर रुक गई थी, मामा के घर, अब मैं सिर्फ एक जिम्मेदारी हूँ। ना किसी ने शादी का जिक्र किया, न भविष्य का। मैं अब भी सिर्फ एक काम हूँ, सुबह स्कूल, शाम को खामोशी और रात आंखों में वही नज़ारा। कई बार आईना देखने से पहले आंखें बंद कर लेती हूँ। सोचती हूँ अगर खुद को ना देखूं तो क्या सब कुछ भूल जाऊंगी, लेकिन नहीं, दिल में वो सवाल रहता है, क्या नीलम को पता था कि उसकी खूबसूरती मेरी बर्बादी बनेगी? एक शाम स्कूल से लौटी तो सोनिया दरवाजे पर खड़ी थी। बोली, मैं तुम्हें लेने आई हूँ, बाहर चलते हैं। गाड़ी में बैठते हुए उसने कहा, कब तक खुद को कैद रखोगी? मैं चुप रही। उसने हल्की आवाज में कहा, तुम जानती हो, तुम्हारी बहन माँ बनने वाली है। मेरे शरीर का सारा खून जैसे एक पल में खिंच गया हो। मैंने कुछ नहीं कहा। सोनिया ने धीरे से मेरे हाथ पर हाथ रखकर कहा, कभी सोचा जो तुमने नीलम के बारे में बचपन से सोचा वही तुम्हारे साथ हो जाए तो कैसा लगेगा? मैंने जवाब दिया, सोचती हूँ हर दिन, और यही सबसे बड़ा दुख है। सोनिया ने कहा, लेकिन तुमने उसे माफ नहीं किया ना? मैंने नजरें बाहर मोड़ ली। नहीं, क्योंकि जो कुछ उसने किया वो कभी माफ नहीं किया जा सकता है। मैं जानती हूँ वक्त सब बदल देता है, मगर कुछ जख्म होते हैं जो सिर्फ नजरों से ओझल होते हैं,
दिल से नहीं। एक दिन स्कूल में एक बच्ची ने पूछा, मिस आपकी बहन है? मैं चौंक गई। कुछ लम्हों तक चुप रही, फिर धीरे से कहा, हाँ थी। बच्ची ने मुस्कुराकर कहा, वो आप जैसी खूबसूरत होगी ना। मेरे होंठ कांप गए। दिल एक लम्हे को रुक गया। मैंने जवाब दिया, वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत थी। उसके पास दिल था। मैं जानती हूँ लोग आज भी नीलम को वैसे ही समझते होंगे, सदा डूबी हुई, कम बोलने वाली। लेकिन उन्हें क्या पता, वही चुप रहने वाले कब किसी की जिंदगी बदल देते हैं। और मैं आज भी हर रात दरवाजे के उसी किनारे खड़ी वही नजारा देखती हूँ। वही बहन, वही झुका हुआ पति और वही औरत जिसने खुद को आईने में खूबसूरत समझा मगर अंदर से खाली थी। और सच ये है, खाली दिल से कभी कोई रिश्ता नहीं बनता। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।